अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब उनकी जनरल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, यानी कि मादा किन किन हालतों में पाया जाता है। और उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। वी हैव डिस्कस्ड मैटर इन डिटेल व्हेन वी वर डिस्कसिंग आवर चैप्टर नंबर 1। हमने उसमें देखा कि मैटर क्या होता है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इन जनरल क्या हो सकती हैं, और फिर हमने की थी उसकी क्लासिफिकेशन। लेकिन स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसकी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट्स इट। मतलब उसकी सारी की सारी फिजिकल स्टेट्स जिसमें वो प्रेजेंट है, और हमें उसके नाम तो पिछली क्लासेस से ही याद होंगे। जी हाँ, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो इन शॉर्ट, इस चैप्टर में हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इनकी प्रॉपर्टीज इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कोई लॉज हैं तो वो भी पढ़ने वाले हैं, और अगर इनकी कोई फर्दर टाइप्स है तो उसकी भी डिटेल हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। और इंट्रोडक्शन में चूंकि नाम है इसका फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मैटर। ये एक तरह की आपके लिए रिविजन भी होगी। We know that matter is anything which has some mass and occupies some space। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई ना कोई वजन रखती होगी और कोई जगह घेरती होगी, उसे हम मैटर कहते हैं। वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो मैस भी रखे और कुछ जगह भी घेरे। ये तो हुई डेफिनेशन मैटर की, that matter is anything which has some mass and occupy space। अब अगर बात करें इसकी फिजिकल स्टेट्स की, यानी कि इसकी फिजिकल हालतों की, कंडीशंस की, कि किस किस फॉर्म में पाया जाता है, फिजिकल फॉर्म्स की, तो उसमें आती हैं हमारे पास 3 फॉर्म्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हैं 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह एक दूसरे से डिफ़र करती हैं कि हमें चीज़ों को इन 3 स्टेट्स में क्लासिफाई करना पड़ा है। इनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी डिटेल डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हम चलते हैं हमारे लाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज मास, वॉल्यूम, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, शेप, फ्लूइडिटी एंड रिजिडिटी। इसके अलावा भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती हैं। उन्हें हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में इंडिविजुअली डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे इस लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं। सो स्टार्ट करेंगे मैथ से। एज यू नो दैट इफ यू डिफाइन मैटर, तो उसमें सबसे पहले मैस ही आता है। जी हाँ, मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज सम मैस, यानी कि मैस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैटर की। अगर कोई चीज़ मैस नहीं रखेगी तो मतलब वो मैटर नहीं हो सकती। सो अगर बात करें कि सॉलिड का मैस क्या होता है, तो मैस सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या फिर गैस का, वो हमेशा डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब कि एक जैसा ही होगा। अगर मैं बात करूं एक बुक की जो कि सॉलिड है, तो उसका एक स्पेशल मैस होगा जिसकी अपनी एक वैल्यू होगी, जिसे हम केजी या फिर ग्राम्स उसमें मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी लिक्विड चीज़ की, जैसे कि है पानी या फिर ग्लास ऑफ मिल्क, तो जो मिल्क है वो लिक्विड है, तो उसका भी कोई मैस होगा। यकीनन आप उससे भी जब बाजार से खरीदें या फिर घर में ही मेजर करें तो उसके मैस के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। अगर बात करें गैस की, तो गैस का भी कोई मैस होता है। आपने देखा होगा कि जब हम सीएनजी की बात करते हैं, जो कि
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि हमारी गाड़ियों वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, या इसके अलावा एलपीजी की बात करते हैं, वो भी गैस है जो सिलेंडर वगैरह में इस्तेमाल होती है। सो उन गैसेस को भी हम किसी मास के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे होते हैं और वो उसका डेफिनेट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर सॉलिड लिक्विड गैस अगर आप सेम अमाउंट की बात कर रहे हैं तो उसका मास होने वाला है डेफिनेट। इसी तरह फॉर लिक्विड मास इज डेफिनेट एंड फॉर गैस मास इज डेफिनेट। अब बात करते हैं दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, विच इज वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम वेरी कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ये भी तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो ये वेरी कैसे कर सकती है? अगर बात करते हैं सॉलिड की, जैसा कि सॉलिड की एग्जांपल में है एक टेबल, वुडन टेबल, कोई चेयर, वुडन चेयर हो सकती है, कोई आयरन का रॉड, या फिर कोई बुक, या फिर कोई ग्लास या प्लेट, या बहुत सी ऐसी चीज़ें ये आती हैं सॉलिड्स में। एक सॉलिड चीज़ का वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होता है। यानी कि एक किताब, अगर आप अपनी केमिस्ट्री की बुक की ही बात करें तो वो एक खास जगह घेरेगी, उस जगह घेरने को हम कहेंगे उसका वॉल्यूम। डिफरेंट शेप्स का वॉल्यूम डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं इस स्फेयर की जो कि गोल होता है, तो इसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस स्क्वायर की तो इसका वॉल्यूम भी होगा, उसको भी मेजर किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं एक क्यूबॉइड की तो उसका भी कोई वॉल्यूम हो सकता है जिसको मेजर किया जा सकता है। ये तो बात होती है वॉल्यूम की, लेकिन आखिर आप इसे मेजर कैसे कर सकते हैं? सॉलिड किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट फार्मूलाज रिक्वायर्ड होते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर आपने फाइंड करना है वॉल्यूम फॉर अ क्यूब, अगर आपने किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है जो कि 3 डायमेंशनल होगा, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि है एल क्यूब। यानी कि आप लेंथ का क्यूब लेंगे तो उससे आपका क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ शेप्स के लिए मुख्तलिफ वॉल्यूम के फॉर्मूलाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ इर्रेगुलर है तो फिर आप उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टार शेप में एक मैग्नेट है, तो आप उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? उस पर तो कोई डेफिनेट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। सो उसके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम लिक्विड डिस्प्लेसमेंट का मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि आप एक जग भर लें पानी का जिसमें आपको वॉल्यूम पता हो। लिक्विड का वॉल्यूम तो हम इजीली पता लगा सकते हैं फ्रॉम द ग्रेजुएशंस ऑफ द मेजरिंग थिंग। उसके अंदर आप अपना डिप करेंगे वो ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, तो यकीनन डिप करने के बाद लेवल ऑफ वाटर थोड़ा सा राइज कर जाएगा, तो उस राइज करने से आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर है कि वो वॉल्यूम बदल नहीं सकता। जी हाँ, एक किताब जितना मेरे घर में वजन घेरेगी, जगह घेरेगी, उतना ही वो आपके घर में भी जगह घेरेगी। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम सॉलिड के केस में हमेशा डेफिनेट होता है, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मैटर। लेकिन अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में अगर आपके पास एक ग्लास दूध का है और आप चाहते हैं कि उसे आप एक जग में शिफ्ट कर दें, तो क्या जग भर जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं ना। अगर ग्लास में देयर वाज 200 ml ऑफ वाटर, तो जग में भी वो 200 ml ही रहेगा। अगर आप उसे किसी बड़ी बॉटल में डालेंगे, उसमें भी वो 200 ml ही रहेगा। यानी कि वॉल्यूम इन केस ऑफ लिक्विड भी हमेशा डेफिनेट ही रहता है। और लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें मेजरिंग सिलेंडर यूज़ किया जा सकता है। मेजरिंग सिलेंडर कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इसके ऊपर यहाँ पे कुछ मार्किंग्स होती हैं। जब आप किसी चीज़ को इसके अंदर पोर करते हैं तो वहाँ से पता चल सकता है। अगर आपने कभी वॉल्यूम देखा हो बच्चों के फीडर के ऊपर, दूध पीने वाले छोटे बच्चों के फीडर्स के ऊपर, सो यू कैन सी द ग्रेजुएशंस ओवर देयर, जहाँ से आप उसको आउंस में या फिर मिलीलीटर्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट ही होता है। अब अगर बात करें गैस की, तो क्या गैस का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है? मतलब क्या गैस के पार्टिकल्स भी उतनी ही जगह घेरते हैं ऑल द टाइम? इसकी मिसाल लेते हैं हम एक सिलेंडर से। मिसाल के तौर पे आपने कुकिंग के लिए एक सिलेंडर यूज़ करना है और उसके अंदर आपको गैस चाहिए। जब आप उस गैस को शॉप से भरवाएंगे तो यू आर गोइंग टू मेजर इट इन मैस। उसके लिए आप मैस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग 2 kg, मतलब आप एक शॉप से 2 kg बाय करते हैं। तो अगर आप एक छोटा सिलेंडर लेके जाएंगे तो उसमें भी 2 kg गैस भर देगा वो,
मिनिमम वैल्यू यकीनन कोई ना कोई सेट होती है। लेकिन अगर आप उसके पास एक 10 kg कैपेसिटी वाला सिलेंडर लेके जाएंगे तो उसमें भी वो गैस भरी जाएगी और वो सिलेंडर उस गैस से फिल हो जाएगा। थोड़ी सी मुश्किल लगी है एग्जाम्पल, तो एक आसान मिसाल देखते हैं। हमारे पास परफ्यूम होता है बॉटल के अंदर, बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम। जब हम उसे रूम में करते हैं तो वो जो एक बॉटल के अंदर बंद चीज होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरे कमरे में मौजूद है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेम अमाउंट मुख्तलिफ जगह घेरने की कैपेसिटी रखती है, यानी कि उसको जितनी जगह मिल जाएगी वो उतनी जगह पे ही फैल जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली गैसेस की। अगर आप एक पानी का गिलास एक कमरे में गिराएंगे तो वो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही फर्श पे गिरेगा, यानी कि आपको उतनी ही मिकदार में पानी नजर आएगा जितना ग्लास में था, उससे बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप गैस की बात करते हैं तो गैस को जितनी जगह मिलेगी वो उतनी ही जगह में स्प्रेड कर जाएगी। इसका मतलब कि गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, और अगर डेफिनेट नहीं है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनडेफिनेट की। सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कुड बी इनडेफिनेट, यानी कि फिक्स नहीं होता। आप यहाँ पे फिक्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, नॉट फिक्स्ड एंड फिक्स, दिस विल आल्सो वर्क। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसी बेस पे बहुत सी प्रॉपर्टीज आगे रिलाई करेंगी। अब अगर बात करें सॉलिड की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक मार्कर है और ये बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ, तो आखिर वो पार्टिकल्स कैसे अरेंज है? यू कैन सी दैट देयर आर नो स्पेसेस बिटवीन दिस, और मैं इसको इजीली मोल्ड भी नहीं कर सकती और मैं इसकी शेप भी चेंज नहीं कर सकती आसानी से। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड। अगर आप उसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज, इसके लिए आप वर्ड क्लोजली भी यूज कर सकते हैं, क्लोजली पैक्ड या फिर टाइटली पैक्ड। So what is the arrangement of particles? They are tightly packed and they are in regular manner. आप कह सकते हैं कि arrangement of particles is regular in solid. अब हम देखेंगे अपने आने वाले पॉइंट्स में कि आखिर ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल किसी चीज को उसकी शेप अटेन करने में कैसे हेल्प करती है। अगर बात करें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड की, तो अगर आप देखें कि यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो क्या आपको पानी के पार्टिकल्स के बीच में कोई बहुत गैप नजर आ रहा है? यकीनन नहीं। और अगर आप इस पानी को पोर करते हैं किसी जग के अंदर, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? यकीनन पार्टिकल्स अपनी मूवमेंट शो कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में डिटेल्ड गैप्स नहीं हैं। देयर आर नॉट बिग गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स। तो कह सकते हैं कि पार्टिकल्स दे आर पैक्ड, लेकिन सॉलिड से थोड़े से लूज हैं। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पार्टिकल्स दे स्लाइड पास्ट ईच अदर। और अगर देखें कि इसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो ये पार्टिकल डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि पार्टिकल्स अटैच तो होंगे लेकिन इररेगुलर वे में अटैच होंगे। स्पेसेस जाहिर है जब इररेगुलर वे में अटैच होंगे तो आपके पास कुछ स्पेसेस तो बन जाएंगी लाइक दिस, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स स्लाइड पास्ट कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे से किसी हद तक जुड़े जरूर हैं। अब इन दोनों केसेस में पार्टिकल्स किसी हद तक अरेंज हैं, दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर लाइटली पैक्ड ओवर हेयर एंड क्लोजली पैक्ड ओवर हेयर। लेकिन अगर बात करते हैं गैस की, तो एज यू नो दैट गैसेस स्प्रेड करती हैं जितना भी उन्हें वॉल्यूम मिलता है। तो क्योंकि उनकी पार्टिकल अरेंजमेंट में पार्टिकल्स के बीच में जो फासला है वो बहुत ज्यादा होता है, सो देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो पार्टिकल्स आर away from each other. So if we'll draw a gas over here, so you will see that like this. मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग और एक दूसरे से दूर दूर हैं। अब अगर बात करें इनकी मूवमेंट की, तो यू कैन सी दैट ये तो
आसानी से मूव कर सकते हैं, जिस दर मर्जी फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स ये स्लाइड पास्ट कर सकते हैं, जी हाँ, मूव कर सकते हैं। और अगर बात करें सॉलिड की, तो आपको लग रहा होगा कि इनके पास तो जगह ही नहीं है मूव करने की, ये मूव कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँ कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करेंगे, मगर ये अपनी इसी पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट जरूर करते हैं, यानी कि इनमें एक कॉन्टिन्यूअस मोशन होती है वाइब्रेशन की। ये जो हमने पॉइंट समझा है, इसके लिए एक और टर्म भी यूज करते हैं, विच इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। बेसिकली पॉइंट्स हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के पार्टिकल्स की मूवमेंट सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे होती है और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सॉलिड लिक्विड और गैस में कैसे होती है। मुझे उम्मीद है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अब क्लियर है, जिसको हम अपने आने वाली प्रॉपर्टीज में भी यूज कर सकते हैं और आपको अच्छे से समझ आएंगी। अगली प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन आवर प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 वी डिड अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये कैसे डेवलप होती है और ये कैसे हेल्प करती है पार्टिकल्स को साथ रहने में। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग वहां होगी जहां पे पार्टिकल्स साथ साथ जुड़ के रह रहे हैं। जब आपको नजर आएगा कि कोई चीज क्लोज है, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। सो एज यू कैन सी दैट ओवर हियर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज क्लोज, सो you can say that there are strong intermolecular forces। मगर अगर बात करें लिक्विड की, तो गैस से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी कम है, तो हम कह सकते हैं लेस देन सॉलिड्स। मतलब स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन लेस देन सॉलिड। और अगर इसकी बात करें गैस की, तो ये वीक है, बहुत वीक। और वीक से भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम होती हैं। नेग्लिजिबल टर्म यूज करते हैं ऐसी चीज के लिए जिसकी वैल्यू, जिसका नंबर बहुत ही कम होता है। अब चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका आंसर तो आप खुद ही मुझे बताने वाले हैं कि शेप। तो शेप हम ऑलरेडी एक तरह की ड्रॉ भी कर चुके हैं। तो शेप अगर बात करें सॉलिड की, तो ये होगी डेफिनेट। मैं अगेन यहाँ वर्ड डेफिनेट यूज कर रही हूँ बिकॉज डेफिनेट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ लिखने के लिए। आप यहाँ फिक्स का वर्ड भी लिख सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक लग रहा है। सो डेफिनेट शेप का मतलब ये है कि अगर ये मार्कर है तो इसकी एक फिक्स्ड शेप है, दैट्स इट। अगर आपके पास एक बुक है तो उसकी फिक्स्ड शेप है, अगर पेन है तो उसकी एक फिक्स्ड शेप है, जिसको आप तभी चेंज करेंगे जब आप उस चीज को एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं इस मार्कर को तोड़ दूंगी तो ये मार्कर नहीं रहेगा। अगर बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड की शेप कभी भी डेफिनेट नहीं हो सकती। यानी कि आपके पास एक 100 ml वाटर है ग्लास के अंदर, उसको आप शिफ्ट करते हैं बॉटल के अंदर, तो पहले वो ग्लास की शेप में था, उसके बाद वो किस शेप में आया, वो आया बॉटल की शेप में। और अगर उसके बाद आप उसे किसी प्लेट में डाल देंगे तो वो वहीं पे फैल जाएगा, यानी कि उसकी शेप उस प्लेट या फिर उस कंटेनर जैसी हो जाएगी। सो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं है। यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि हाथ से पानी को उठाऊं ग्लास में से और दूसरी चीज में डाल दूं। आई जस्ट कैन डू दिस। क्यों? क्योंकि उसकी शेप डेफिनेट है ही नहीं। यानी कि उसके पार्टिकल्स दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, और वो उसको एक डेफिनेट आउटलाइन प्रोवाइड ही नहीं करते। और जब वो डेफिनेट आउटलाइन नहीं है उस पर्टिकुलर चीज की, तो मतलब उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। सो फॉर लिक्विड हम कह सकते हैं कि इसकी इनडेफिनेट शेप है। लेकिन उससे भी बेहतर है कि आप डिफाइन करें कि आखिर फिर लिक्विड की शेप होगी क्या। यकीनन लिक्विड जिस कंटेनर में डाल रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप उस लिक्विड को पोर कर रहे हैं या डाल रहे हैं, वही होगी उस लिक्विड की शेप। जी हाँ, सो हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स दे हैव द शेप ऑफ कंटेनर। मैं यहाँ वर्ड कंटेनर यूज कर रही हूँ बिकॉज कंटेनर कुड बी एनीथिंग फ्रॉम योर साइंस लैब, लाइक फॉर बीकर, कोई भी सिलेंडर हो सकता है, कोई भी फ्लास्क हो सकती है, और या फिर अगर आप घर की बात करें तो घर में ग्लास हो सकता है, कप हो सकता है, प्लेट हो सकती है, बोल हो सकता है। सो वो सब कंटेनर्स हैं। तो जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालने वाले हैं वो उसी की शेप ले लेगा। सो शेप ऑफ द लिक्विड वुड बी द शेप ऑफ द कंटेनर। अब
अगर बात करें गैस की, तो चूंकि गैस के पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं इजीली और गैसेस की भी कोई बाउंड्रीज नहीं है जो उसको डेफिनेट शेप दें, तो गैसेस की शेप भी होती है शेप ऑफ द कंटेनर। इसको हम होती नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ये भी अटेन करते हैं, इनके अंदर भी ये एबिलिटी है कि ये शेप ऑफ कंटेनर को अटेन कर सकें। So we can say that they acquire the shape of container, they attain the shape of container. This is the more appropriate word for this. अब चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, which is fluidity. Fluidity flow से निकला है, fluid के लिए यूज करते हैं। fluid कोई भी ऐसी चीज होती है which can easily flow, और flow का मतलब जब कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज में डालें तो आपको उसके पार्टिकल्स मूव करते नजर आए। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि हर वक्त तो हमें मूव करते नजर नहीं आते। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक बुक को एक टेबल पे रखना है तो मैं एक बुक को हाथ से उठाऊंगी और उसको टेबल पे प्लेस कर दूंगी, सिंपल। इसमें कोई फ्लो नजर नहीं आएगा, पूरी की पूरी बुक एक जगह से उठेगी, उसके सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ उठेंगे और वो दूसरी जगह चले जाएंगे। सो देयर इज नो फ्लो, देयर इज नो चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नथिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स दे कैन नॉट फ्लो, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है। सो सॉलिड के लिए तो ये स्टोरी यहीं पे एंड हुई, लेकिन अब देखते हैं लिक्विड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर पोरिंग अ जग ऑफ मिल्क इनटू अ ग्लास। आप दूध डाल रहे हैं ग्लास के अंदर, तो क्या होगा? क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसे ही उठेगा और ग्लास के अंदर आ जाएगा? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि मिल्क के पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता से ग्लास में गिर रहे हैं? सो यू कैन सी दैट द मिल्क इज फ्लोइंग। इस तरह की प्रॉपर्टी को आप फ्लो कहते हैं, जैसे रिवर्स फ्लो करते हैं। आप देखते हैं कि उसमें पानी के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सो वो फ्लो होगा। तो लिक्विड तो डेफिनेटली फ्लो कर सकते हैं, सो हम कह सकते हैं कि दे कैन फ्लो। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट वर्ड्स, थोड़ा सा शॉर्ट में। जब आप इसको एक्सप्लेन करने पे आएंगे या लिखने पे आएंगे तो मेक श्योर यू राइट प्रॉपर सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन दिस। अगर बात करें गैस की, तो क्या गैस के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं? आपने कभी गैस को फ्लो करते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि यूजुअली जो गैसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो हैं कलरलेस गैसेस। हम जो अपने इर्द गिर्द गैसेस यूज करते हैं या देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये कलरलेस गैसेस हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता। अगर ये फ्लो हो भी रही हैं तो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो दिखाई किस तरह देंगी? अगर हम कलर्ड गैसेस यूज करेंगे। मैं आपको अभी याद करा देती हूँ कि आपने भी कलर्ड गैसेस देखी होंगी। जी हाँ, कभी कभी पार्टीज पे या फिर आपने देखा होगा कि कुछ फंक्शंस पे हम यूज करते हैं मुख्तलिफ रंगों के स्मोक। जी हाँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत रंगों के मुख्तलिफ स्मोक नजर आते हैं और उन स्मोकों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं और आपको नजर आता है कि वो किस साइड से किस तरफ को मूव कर रहे हैं। स्पेशली स्टेज वगैरह पे ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। सो उनके फ्लो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यस, कोई चीज इन गैस स्टेट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यानी कि फ्लो कर रही है। सो गैसेस दे कैन फ्लो, और हो सकता है कि ये लिक्विड से भी तेजी से फ्लो करें। जैसे कि हवा चलती है तो उसमें भी तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, वो फ्लो करके ही तो हम तक आ रही हैं। सो चूंकि दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी दे आर प्रेजेंट। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट गैसेस कैन फ्लो। ये तो हुई बात फ्लूइडिटी की, और हम कह सकते हैं कि लिक्विड भी एक फ्लूइड है और गैसेस भी फ्लूइड हैं, लेकिन सॉलिड को हम कभी भी फ्लूइड नहीं कह सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स उस तरह से मूव ही नहीं करते। अब चलते हैं हमारी लास्ट कॉमन प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज रिजिडिटी। रिजिडिटी निकला है वर्ड रिजिड से। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, सख्त। सो रिजिडिटी मतलब कोई चीज कितनी सख्त है, कितनी हार्ड है। अब आपको इसी वर्ड से पता चल जाएगा कि सॉलिड रिजिड है या नहीं। सो वही एग्जाम्पल है मेरे पास। दिस इज अ मार्कर, इज इट रिजिड? आप देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स को फोर्स लगाने से भी मैं मोल्ड आसानी से नहीं कर सकती। सो ये प्रॉपर्टी है इसकी रिजिडिटी, यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड आर रिजिड, यानी कि सॉलिड्स सख्त होते हैं। अब अगर बात करें लिक्विड की, तो क्या लिक्विड रिजिड होते हैं? टू सम एक्सटेंट यस एंड टू सम एक्सटेंट नो। लिक्विड रिजिड होते हैं, आपको उन्हें बहुत ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड आर लेस रिजिड।
लेकिन अगर आप बात करें गैस की, डू यू थिंक गैसेस आर रिजिड? कोई जरा सी भी रिजिडिटी पाई जाती है गैसेस में? सोच के बताएं, क्या आप तो गैसेस को टच तक नहीं कर सकते, आप उन्हें उस तरह से फील भी नहीं कर सकते, तो रिजिडिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो हम कह सकते हैं कि गैसेस की जो रिजिडिटी है, दिस इज नेग्लिजिबल। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड लेस, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वीक, आई एम डायरेक्टली यूजिंग द वर्ड नेग्लिजिबल, मतलब ना होने के बराबर। नेग्लिजिबल का मतलब है कि इसकी जो रिजिडिटी है वो ना होने के बराबर है, यानी कि आप समटाइम्स इस पे रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब यहाँ हो सकता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया हो कि मैंने कहा कि सॉलिड तो रिजिड होते हैं, आप उन्हें प्रेस नहीं कर सकते, आप उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनको साइज को कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में आया होगा कि हमारे पास एक ऐसा सॉलिड भी है जिसको तो हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि वो है आपके पास फोम। लेकिन यहाँ आपको एक बोनस बात बताती चलूं कि फोम सारे का सारा सॉलिड नहीं होता। फोम के अंदर कुछ एयर के लिए स्पेसेस होती हैं, जी हाँ, उसमें कुछ स्पेसेस हैं जिनके अंदर एयर होती है, और जब आप उसे प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको वो रिजिड इसलिए नहीं लगता कि बेसिकली आप वहाँ के प्रेजेंट गैस पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रहे होते हैं। और वो जो रिजिडिटी सॉलिड की है वो तो अपनी जगह कायम रहती है, लेकिन जहां जहां गैस होती है वहां वहां पार्टिकल्स प्रेस होने की वजह से वो लगता है कि रिजिड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी प्योर सॉलिड की बात करेंगे तो वो रिजिड ही होगा। सो आज के इस लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि ये सारी प्रॉपर्टीज और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेसिक डिफरेंसेस तो आपको क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस की हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और उनके डिफरेंसेस, यानी कि ये था हमारा इंट्रोडक्शन फॉर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे ईच स्टेट ऑफ मैटर को इन डिटेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।